आज से वाईसीटी का जो कंप्यूटर प्लानर है वो देखते हैं, जो न्यू टेक्नोलॉजी दिया हुआ है वो सब देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मशीन लर्निंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें जो सत्य है बी वाला सही है। मशीन लर्निंग कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक उपसमूह है। ये यूपी ट्रिपल में पूछा गया था जूनियर एनालिस्ट में। मशीन लर्निंग कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक उपक्षेत्र है। कंप्यूटर को स्पष्ट रूप से प्रोग्राम किए बिना डेटा से सीखने और अनुभव के आधार पर अपने प्रदर्शन में सुधार करने की अनुमति देता है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम डेटा में पैटर्न और संबंध ढूंढते हैं और फिर उसे पैटर्नों का उपयोग नए डेटा पर भविष्यवाणियां या निर्णय लेने के लिए करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के संदर्भ में RFD का क्या अर्थ है। RFD का अर्थ है फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। पहला वाला उत्तर ये सही है। RFD का पूरा नाम है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। यह एक तकनीक है जो वस्तुओं, उपकरणों या व्यक्तियों की पहचान और ट्रैकिंग के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करती है। इसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स में विभिन्न उपकरणों और वस्तुओं को जोड़ने और डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। मानव जैसा दिखने वाले रोबोट को कहा जाता है ह्यूमनॉइड कहा जाता है। ये तो सिंपल है। एल्गोरिदम का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? डेटा के द्वारा एल्गोरिदम का परीक्षण किया जाता है। एल्गोरिदम का परीक्षण डेटा का उपयोग करके किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सही ढंग से काम करते हैं और अपेक्षित परिणाम देते हैं। एल्गोरिदम में विभिन्न डेटा सेट इनपुट करके आप इसके व्यवहार का निरीक्षण कर सकते हैं और इनकी सटीकता, दक्षता, शुद्धता को सत्यापित कर सकते हैं। सही बात है कि हम जो डेटा डालेंगे उसी आधार पे एल्गोरिदम काम करेगा, तो इसका परीक्षण जो होता है वो डेटा के ही आधार पे होता है। कौन सी एक भौतिक चीज़ जो ईथरनेट या किसी तार पर दिखाई देता है? तो इसमें पैकेट है। पैकेट डेटा की एक इकाई है जो किसी नेटवर्क जैसे ईथरनेट या किसी अन्य वायर्ड संचार प्रणाली पर प्रसारित होती है। पैकेट एक बड़े संदेश या फाइल के छोटे खंड होते हैं जिन्हें अलग अलग भेजा जाता है और गंतव्य पर फिर से जोड़ा जाता है। इनमें स्थानांतरित किया जा रहा डेटा और पैकेट को उनके गंतव्य तक रूट करने के लिए नियंत्रण जानकारी दोनों शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिजिटल वित्तीय समीक्षाओं के भाव विश्लेषण में प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण कार्यों के लिए कौन सा मशीन लर्निंग का मॉडल सबसे प्रभावी है? तो इसमें से डी वाला उत्तर हो जाएगा LSTM लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। ये यूपी तरफ से पूछा था डेंटल हाइजीन में। LSTM लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी ये एक प्रकार के रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क RNN है जो अनुक्रम भविष्यवाणी समस्याओं, सीक्वेंस प्रेडिक्शन प्रोग्राम में क्रम निर्भरता सीखने में सक्षम है। यह इन्हें समय श्रृंखला डेटा या प्राकृतिक भाषा से जुड़े कार्यों के लिए विशेष रूप से उपयोगी बनाता है, जहां संदर्भ महत्वपूर्ण है। भावना विश्लेषण में LSTM अन्य मॉडलों की तुलना में भाषा की जटिलताओं को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं, वाक्यों और दस्तावेजों में भावना की बारीकियों को पकड़ सकते हैं।
तो LSTM का फुल फॉर्म भी कभी पूछ देगा, इसे याद रखिएगा। लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होता है ये LSTM का फुल फॉर्म है। और ये क्या है, एक तरीके का रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है ये LSTM, जो क्या करता है, सीक्वेंस देखता है डाटा के आधार पे और क्या करता है, फिर भविष्यवाणी करता है उसी आधार पे। निम्नलिखित में से कौन सा IoT डिवाइस का उदाहरण नहीं है? IoT डिवाइस का उदाहरण नहीं है इसमें से, तो इसमें से डेस्कटॉप नहीं है, बाकी फिटनेस ट्रैकर, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर, स्मार्ट थर्मोस्टेट, ये सब हैं। IoT डिवाइस डेस्कटॉप ये तो जानते हैं, सिंपल है। मशीन लर्निंग मॉडल विकसित करने के लिए किस ढांचे फ्रेमवर्क का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो इसमें से डी हो जाएगा, इसका उत्तर टेंसरफ्लो हो जाएगा। मशीन लर्निंग मॉडल विकसित करने के लिए किस फ्रेमवर्क का व्यापक रूप में उपयोग होता है? तो उसमें टेंसरफ्लो एक तरीके का ना, टेंसरफ्लो जो हो गया वो मशीन लर्निंग के विकास में योगदान देता है। टेंसरफ्लो गूगल द्वारा विकसित एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जिसका व्यापक रूप से मशीन लर्निंग मॉडल विकसित करने और तैनात करने के लिए उपयोग किया जाता है। टेंसरफ्लो टूल, लाइब्रेरी और सामुदायिक संसाधनों का एक व्यापक पारिस्थितिक तंत्र प्रदान करता है जो डीप लर्निंग और अन्य लर्निंग कार्यों का समर्थन करता है। HDFS में कौन सा घटक डेटा प्रतिकृति का समन्वय करता है और डेटा ब्लॉक की देखरेख करता है? तो ये है नाम नोड, बी उत्तर हो जाएगा। नाम नोड HDFS आर्किटेक्चर का केंद्रीय घटक है। जो नेम नोड है ना, ये HDFS आर्किटेक्चर का केंद्रीय घटक है नेम नोड। यह फाइल सिस्टम के मेटा डेटा को प्रबंधित करने और डेटा विश्वसनीयता और दोष सहिष्णुता सुनिश्चित करने के लिए डेटा ब्लॉक की प्रकृति को समन्वित करने के लिए जिम्मेदार है। नेम नोड महत्वपूर्ण है क्योंकि यह फाइल सिस्टम की संरचना और डेटा के ब्लॉक के स्थानों का ट्रैक रखता है। यह सुनिश्चित करता है कि विफलताओं के मामले में डेटा हानि को रोकने के लिए डेटा को कई डेटा नोड में दोहराया जाता है। पर्यवेक्षित और अपर्यवेक्षित अधिगम के बीच मुख्य अंतर क्या है? पर्यवेक्षित मतलब सुपरवाइज्ड और अपर्यवेक्षित मतलब अनसुपरवाइज्ड है। तो इसमें कौन सा उत्तर हो जाएगा? ये तो पूछा गया था UPSC में। पर्यवेक्षित अधिगम लेबल वाले डेटा का उपयोग करता है जबकि अपर्यवेक्षित अधिगम बिना लेबल वाले डेटा का उपयोग करता है। डी, ये सिंपल है। इनमें से कौन सा IoT प्लेटफॉर्म अमेजन द्वारा प्रदान किया जाता है? तो AWS IoT कोर जो है ना, ये अमेजन द्वारा प्रदान किया जाता है। AWS IoT कोर इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस को क्लाउड से जोड़ने के लिए अमेजन वेब सर्विस AWS द्वारा प्रदान किया गया एक प्लेटफॉर्म है। AWS यह इंटरनेट से जुड़े डिवाइस और AWS क्लाउड के बीच सुरक्षित द्विदिशात्मक संचार प्रदान करता है जिससे आप कनेक्टेड डिवाइस से डेटा एकत्र, संसाधित, विश्लेषण और कार्य कर सकते हैं। IBW वाटसन IoT, गूगल क्लाउड और एज्योर IoT हब
जैसे अन्य विकल्प क्रमशः IBM, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान किए गए IoT प्लेटफॉर्म हैं। तो IBM वाटसन IoT जो विकसित किया गया है वो IBM कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। गूगल क्लाउड IoT जो विकसित किया गया गूगल द्वारा किया गया है। और एज्योर IoT माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया है। तो गूगल वाला जो सिंपल है गूगल क्लाउड, बाकी IBM भी सिंपल है, IBM वाटसन से IBM। ये माइक्रोसॉफ्ट IoT वाला याद रखिएगा, एज्योर जो है ये एज्योर IoT हब माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया है। के मीन्स एल्गोरिदम एक एल्गोरिदम है अनसुपरवाइज्ड का। के मीन्स अनसुपरवाइज्ड। ऐसे याद कर लीजिए, के की मीनिंग्स कहाँ समझ में आएगी जो अनसुना कर जाए। के की मीनिंग कहाँ समझ में आएगी जो अनसुना कर जाए। तो के मीन्स अनसुपरवाइज्ड। के मीन्स एक आपसी समूह में डेटा को वर्गीकृत करने के लिए एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है जिसमें डेटा को कुछ समूहों में विभाजित किया जाता है। यह अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिदम होता है जिसमें हमें पूर्वानुमानित वर्गीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। यह डेटा पॉइंट्स की विशिष्ट गुणवत्ता मापों का उपयोग करके उन्हें कुछ समूहों में विभाजित करता है जिससे प्रत्येक समूह का एक केंद्रीय बिंदु होता है। IoT उपकरणों में वायरलेस संचार के लिए आमतौर पर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो ये तो सिंपल है कि इसमें ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। बी, IoT उपकरणों में वायरलेस संचार के लिए आमतौर पर ब्लूटूथ तकनीकी का उपयोग किया जाता है। ब्लूटूथ बेतार वायरलेस संचार के लिए प्रोटोकॉल है। AI एप्लीकेशन को लागू करने के लिए दी गई भाषाओं में से कौन सी भाषा आमतौर पर उपयोग नहीं किया जाता है। प्रयोग नहीं किया जाता है AI में ना पाइथन, लिस्प और प्रोलोग भाषा का प्रयोग किया था। मतलब AI का जब आप विकास करेंगे ना तो उसमें पाइथन, लिस्प और प्रोलोग लैंग्वेज का प्रयोग किया जाएगा। उपरोक्त दी गई भाषाओं में पर्ल का उपयोग आमतौर पर AI में नहीं किया जाता है। बाकी लिस्प, प्रोलोग दो भाषाएं हैं जिनका व्यापक रूप से AI के लिए उपयोग किया जाता है और पाइथन का उपयोग भी AI में किया जाता है। तो सर्वाधिक लिस्प का, प्रोलोग का, फिर उसके बाद पाइथन का AI डेवलप करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो कंट्रोलर का एप्लीकेशन नहीं है। तो इसमें माइक्रो कंट्रोलर का एप्लीकेशन नहीं है तो इसमें बी हो जाएगा, स्टोर रूम। तो एक क्वेश्चन कहना ही नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं समझ नहीं आ रहा है ना। तो पहले तो ये जान लीजिए कि माइक्रो कंट्रोलर क्या है। माइक्रो कंट्रोलर ना एक कॉम्पैक्ट एकीकृत सर्किट है जिसे एम्बेडेड सिस्टम में एक विशिष्ट ऑपरेशन को नियंत्रित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सिंपल से समझ लीजिए कि ये माइक्रो कंट्रोलर ना एक तरीके की चिप है, छोटी सी चिप, जैसे चिप मोबाइल वगैरह में जो लगाए जाते हैं तो कंप्यूटर में लगाया जाता है। माइक्रो कंट्रोलर चिप एक तरीके का होता है। नीचे इधर बताया गया है। तो माइक्रो कंट्रोलर क्या है, एक छोटी चिप होती है जिसमें कंप्यूटर के सभी भाग होते हैं। इसे माइक्रो कंट्रोलर यूनिट MCU कहते हैं। यह एक प्रकार का माइक्रो प्रोसेसर होता है। माइक्रो कंट्रोलर को एम्बेडेड सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है। यह स्मार्ट ऑब्जेक्ट के सॉफ्टवेयर को चलाने और इसे बाहरी डिवाइस से जोड़ने का काम करता है।
मतलब ना आप कोई यदि स्मार्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर में डाल करके तो ये बाहरी डिवाइस को जोड़ने में भी सहायता करता है माइक्रो कंट्रोलर। इसमें एक शब्द ये जो आया ना कि ये एम्बेडेड सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है। तो एम्बेडेड सिस्टम क्या है? एम्बेडेड वही है एक तरीके का, ये हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वही एक तरीके का कंप्यूटर सिस्टम ही एम्बेडेड सिस्टम है। और कुछ नहीं। एम्बेडेड सिस्टम मतलब अपना कंप्यूटर सिस्टम समझ लीजिए। यहाँ नीचे दिया है, एक बार क्वेश्चन फिर पढ़ लेते हैं। कौन सा माइक्रो कंट्रोलर का एप्लीकेशन नहीं है? तो स्टोर रूम नहीं है, बाकी एलईडी है। एलईडी में एक तरीके का चिप लगा होता है, फायर अलार्म में भी एक तरीके का चिप लगा होता है, और माइक्रोवेव में भी एक तरीके का चिप लगा होता है, तभी वो स्मार्टली काम करता है ना। तो माइक्रो कंट्रोलर के विभिन्न क्षेत्रों में एप्लीकेशन की एक विस्तृत श्रृंखला है। मतलब कहाँ कहाँ ये माइक्रो कंट्रोलर मतलब एक सिंपल सा चिप समझ लीजिए, कहाँ प्रयोग किया जाता है? एम्बेडेड सिस्टम ये मतलब कुल मिला के ये माइक्रो कंट्रोलर कहाँ कहाँ प्रयोग किया जा रहा है ये समझने की ज़रूरत है। तो वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन और ऑटोमेटेड कंट्रोल सिस्टम में इस माइक्रो कंट्रोलर का प्रयोग किया जाता है। माइक्रो कंट्रोलर प्रयोग पूछ देगा निम्नलिखित में से कहाँ माइक्रो कंट्रोलर प्रयोग नहीं किया जाता है। ऊपर तो पूछा ही है, ये पूछ देगा फिर कौन सा माइक्रो कंट्रोलर का एप्लीकेशन नहीं है। तो ये माइक्रो कंट्रोलर प्रयोग किया जाता है वॉशिंग मशीन, माइक्रो ओवन और ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम किया जाता है माइक्रो कंट्रोलर का प्रयोग। रोबोटिक्स में, आईओटी में और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑटोमोटिव में, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में, मेडिकल डिवाइस में, फायर अलार्म में, एलईडी में, एक तरीके की ना जो थोड़ा सा स्मार्ट टेक्नोलॉजी है, न्यू टेक्नोलॉजी है, उन सब में प्रयोग किया जाएगा माइक्रो कंट्रोलर, क्योंकि इसी के माध्यम से वो पूरी एक्टिविटीज़ करता है, उसे कंट्रोल किया जा सकता है। वह डिवाइस जो तापमान, विस्थापन, बल इत्यादि जैसी भौतिक घटना के संपर्क में आने पर आनुपातिक आउटपुट सिग्नल उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे सेंसर बोलते हैं। सेंसर ऐसे उपकरण है जो भौतिक वातावरण में परिवर्तनों को पता लगाते हैं और मापते हैं। इनका उपयोग औद्योगिक स्वचालन, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और चिकित्सा उपकरणों सहित विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में किया जाता है। सामान्य प्रकार के सेंसर जो होते हैं ना, टेम्परेचर सेंसर, प्रेशर सेंसर, पोजीशन सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर। ये अच्छा, तो ये एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है वही मैंने लिखा है, इसे देख लेते हैं। एम्बेडेड सिस्टम क्या है? एम्बेडेड सिस्टम ना ये एक कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें प्रोसेसर, मेमोरी और इनपुट आउटपुट यूनिट होते हैं, और यह विशिष्ट कार के लिए डिज़ाइन किया जाता है, जैसे कार का इंजन, माइक्रोवेव ओवन, आईओटी, ये सब है। मतलब एक तरीके के समझ लीजिए ना कि एम्बेडेड सिस्टम हम लोगों का जो कंप्यूटर सिस्टम है वही है एम्बेडेड सिस्टम। और अन्य कोई विशिष्ट कार्य करने के लिए यदि कोई ऐसा सिस्टम तैयार किया जाए जो आपके विशिष्ट कार्य को परफॉर्म कर सके, तो वो भी एम्बेडेड सिस्टम ही कहलाएगा। निम्नलिखित में से कौन आर्डुइनो प्रोजेक्ट के एक सह-संस्थापक हैं? आर्डुइनो के सह-संस्थापक हैं, तो इसमें पहला उत्तर हो जाएगा मासिमो बंजी जो हैं ये आर्डुइनो प्रोजेक्ट के एक सह-संस्थापक हैं। मासिमो बंजी आर्डिनो प्रोजेक्ट के सह-संस्थापकों में से एक हैं। आर्डिनो एक ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जो उपयोग में आसानी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर आधारित है।
ये सब ना टेक्नोलॉजी एआई में प्रयोग किए जाते हैं, आर्डिनो वगैरह। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पर आधारित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा IoT फंक्शन ब्लॉक नहीं है? तो एक्सक्लूसिव पेयर ये IoT फंक्शन ब्लॉक नहीं है। तो IoT फंक्शन ब्लॉक क्या है? डिवाइसेस हैं, सर्विसेज हैं, एप्लीकेशंस हैं, ये सब IoT फंक्शन ब्लॉक हैं। IoT सिस्टम में डिवाइस, संचार, सुरक्षा सेवाएं और एप्लीकेशन जैसे कई फंक्शन ब्लॉक शामिल हैं। फंक्शनल ब्लॉक सेंसिंग, पहचान, क्रियान्वयन, प्रबंधन और संचार क्षमता प्रदान करते हैं। एक्सक्लूसिव पेयर IoT कम्युनिकेशन मॉडल का प्रकार है। एक्सक्लूसिव पेयर IoT कम्युनिकेशन मॉडल का एक प्रकार है। आर्डुइनो प्रोग्रामिंग में या तो इनपुट या तो आउटपुट के रूप में व्यवहार करने के लिए निर्दिष्ट पिन को कॉन्फ़िगर करता है। तो इसमें सी वाला उत्तर हो जाएगा डिजिटल मोड। आर्डिनो प्रोग्रामिंग में या तो इनपुट या तो आउटपुट के रूप में व्यवहार करने के लिए निर्दिष्ट पिन को मोड कॉन्फ़िगर करता है। मतलब बुक वाले भी मेहनत नहीं करना चाहते हैं, कोई मेहनत नहीं करना चाहता, बस क्वेश्चन वही एक्सप्लेनेशन में लिख दिए हैं। निम्नलिखित में से क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन नहीं है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन नहीं है, तो इसमें देखिए रॉक सिस्टम ये है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन नहीं। बाकी कंप्यूटिंग गेमिंग में तो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग, और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के निर्माण में योगदान देता है। और एक्सपर्ट सिस्टम, कोई भी एक्सपर्ट है तो एक्सपर्ट सिस्टम में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाएगा। तो रॉक सिस्टम ऐसा कुछ है नहीं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रयोग किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन उन्नत स्वास्थ्य सेवा, मतलब जहाँ जहाँ इसका प्रयोग किया जाता है, कुल मिलाकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन मतलब उसका प्रयोग उन्नत स्वास्थ्य सेवा में, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, कंप्यूटर गेमिंग में IoT को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग एक्सपर्ट सिस्टम में, एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन में, भविष्यवाणी में, ई-कॉमर्स में, रोबोटिक्स में, सोशल मीडिया में, नेविगेशन में, ऑटोमोबाइल में। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लाउड कंप्यूटिंग टाइप है जिसमें अप्रोच उच्च स्तर का एब्स्ट्रैक्शन प्रदान करता है ताकि क्लाउड को आसानी से प्रोग्रामेबल बनाया जा सके? तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, इसमें यही ए वाला उत्तर हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस क्लाउड कंप्यूटिंग का एक प्रकार है जिसका दृष्टिकोण उच्च स्तर का अमूर्तता एब्स्ट्रैक्शन प्रदान करता है ताकि क्लाउड को आसानी से प्रोग्राम किया जा सके। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT सेंसर के साथ एम्बेडेड थिंग्स के रूप में संदर्भित फिजिकल ऑब्जेक्ट के नेटवर्क का वर्णन करता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT सेंसर के साथ एम्बेडेड थिंग्स के रूप में संदर्भित फिजिकल ऑब्जेक्ट के नेटवर्क का वर्णन करता है। तो ये वाला उत्तर इसमें हो जाएगा।
इंटरनेट ऑफ थिंग्स उन भौतिक पदार्थों के नेटवर्क का वर्णन करता है जिन्हें थिंग्स कहा जाता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स उन भौतिक नेटवर्क का वर्णन है जिन्हें थिंग्स कहा जाता है, जो इंटरनेट पर अन्य उपकरणों और प्रणालियों के साथ डेटा को जोड़ने और आदान प्रदान करने के उद्देश्य से सेंसर, सॉफ्टवेयर और अन्य प्रौद्योगिकियों के साथ एम्बेडेड होते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दिया है। एक पेज में आ जाएगा कि नहीं? ये आ भी नहीं पाएगा, चलिए, क्योंकि दिखेगा भी नहीं, बड़ा बड़ा करके ही देख लेते हैं। सेंसिंग लेयर क्या है, सीधे उत्तर देख लेते हैं, फिर उसके बाद इतना बड़ा है उत्तर, तो इसमें ये उत्तर है कि पढ़ लेते हैं पूरा इसी को। एक का दो है, मतलब ये जो सेंसिंग लेयर है ना, सेंसिंग लेयर क्या है, सेंसिंग लेयर एक का दो है। सेंसिंग लेयर, इस लेयर में सेंसर, एक्चुएटर और डिवाइस मौजूद होते हैं। सेंसिंग लेयर में क्या होता है, सेंसिंग लेयर में सेंसर, एक्चुएटर और डिवाइस मौजूद होते हैं सेंसिंग लेयर में। और नेटवर्क लेयर में क्या होता है, दो बी का तीन था ना, तो नेटवर्क लेयर में क्या होता है, नेटवर्क लेयर में होता है, इस लेयर में नेटवर्क गेटवे और डेटा एक्विजिशन सिस्टम डैश मौजूद होते हैं। नेटवर्क लेयर में क्या होता है, नेटवर्क लेयर में नेटवर्क गेटवे और डेटा एक्विजिशन सिस्टम मौजूद होते हैं, बी का 3 और सी का 4 था। तो डेटा प्रोसेसिंग लेयर में, डेटा प्रोसेसिंग लेयर में डेटा को डेटा सेंटर में भेजने से पहले उसे विश्लेषित और पूर्व संसाधित किया जाता है डेटा प्रोसेसिंग लेयर में। और एप्लीकेशन लेयर का ये हो जाएगा। एप्लीकेशन लेयर क्या है, एप्लीकेशन लेयर है, इस लेयर में डेटा नियंत्रित होते हैं और एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, एरोस्पेस, फार्मिंग जैसे एंड यूजर एप्लीकेशन के लिए उपयुक्त होते हैं। देख लेते हैं। सेंसिंग लेयर, सेंसिंग लेयर में सेंसर, एक्चुएटर और अन्य स्मार्ट डिवाइस शामिल होते हैं सेंसिंग लेयर में, जो फिजिकल लेयर का निर्माण करते हैं। नेटवर्क लेयर में नेटवर्क गेटवे और डेटा अधिग्रहण प्रणाली मौजूद होती है, जो कई स्रोतों से एकत्रित होती हैं। और डेटा प्रोसेसिंग लेयर में डेटा को डेटा सेंटर में भेजने से पहले उसका विश्लेषण और प्री प्रोसेस किया जाता है। एप्लीकेशन लेयर में डेटा केंद्र या क्लाउड डेटा प्रबंधन चरण है, जहां अंतिम उपयोगकर्ता एप्लीकेशन जैसे स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, खेती, एरोस्पेस आदि को नियंत्रित, उपलब्ध और प्रबंधित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमनॉइड रोबोट है, तो क्या है, मानव। मानव भारत का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमनॉइड रोबोट है। इसका आविष्कार एसेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के दिवाकर वैस द्वारा दिसंबर 2014 में किया गया था। देखते हैं
इमीडिएट से डिलिबरेट रिस्पॉन्ड के समय के आधार पर कॉलम इंसिडेंट रिस्पॉन्स के अंतर्गत बिंदुओं को कॉलम विवरण के अंतर्गत बिंदुओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो ये सब दिया यहाँ पे, इसे मिलाने में यहाँ पे दिक्कत हो रही है, सीधे उत्तर ही देख लेते हैं। तो देखिए, जो इसमें इंसिडेंट विश्लेषण दिया था, इंसिडेंट विश्लेषण किससे संबंधित है? इंसिडेंट विश्लेषण क्या है? इंसिडेंट विश्लेषण थ्रेड्स पर एसेट्स और ब्लास्टर रेडियस पर इम्पैक्ट पर तीव्र विश्लेषण प्राप्त करना। इंसिडेंट विश्लेषण क्या है? थ्रेड्स पर एसेट्स और ब्लास्टर रेडियस पर इम्पैक्ट पर तीव्र विश्लेषण प्राप्त करना। ऑटो कंटेनमेंट क्या है? मशीन लर्निंग से अजाइल रिस्पॉन्स के साथ तेज़ी से कंटेन और रिकवर करना। ऑटो कंटेंट मशीन लर्निंग से अजाइल रिस्पॉन्स के साथ तेज़ी से कंटेंट को रिकवर करना। और रिस्पॉन्स ऑर्केस्ट्रेशन क्या है? अटैकर को निष्कासित करना, थ्रेड्स को ख़त्म करना और अपने लर्निंग से अपने डिफेंस को एडवांस करना। बस पढ़ लीजिए, ज़रूरी थोड़ी यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम बिग डेटा के 3V के अंतर्गत बिंदुओं को कॉलम विवरण के अंतर्गत बिंदुओं से सुमेलित कीजिए। इतना बड़ा बड़ा दिया है, सीधे उत्तर ही देख लेते हैं, इसका मिला नहीं पाएंगे इससे। तो इसका उत्तर सी हो जाएगा, 3B। तो 1 2 3V वॉल्यूम वेलोसिटी वैरायटी। 3V क्या है? वॉल्यूम वेलोसिटी और वैरायटी। ये विशेषता बताता है एक तरीके से बिग डेटा का। बिग डेटा के 3 पारिभाषिक गुण या आयाम हैं, जहां वॉल्यूम डेटा की मात्रा को संदर्भित करता है, जहां वॉल्यूम डेटा की मात्रा को बताता है कि कितना बड़ा डेटा है, और वेलोसिटी डेटा प्रोसेसिंग की गति को संदर्भित करता है कि डेटा जो प्रोसेस हो रहा है ना, वो वेलोसिटी डेटा प्रोसेसिंग की गति को संदर्भित करता है, और वैरायटी डेटा के प्रकारों की संख्या को संदर्भित करता है। जो इसमें दिया है उसे भी देख लेते हैं, क्योंकि ये तो अपने हिसाब से बताया है। उत्तर क्या है? सी है। 1 2 B का 3 C का 1 है। तो 1 2 वॉल्यूम क्या है? इसमें वॉल्यूम के बारे में क्या दिया? वॉल्यूम क्या है कि वॉल्यूम के बारे में दिया है कि यह अज्ञात मान वाले डेटा को संदर्भित करता है, जैसे कि ट्विटर डेटा फीड, वेब पेज पर क्लिक स्ट्रीम या मोबाइल ऐप या सेंसर सक्षम उपकरण। देख रहे हैं, ऐसा शब्द दे दिए हैं कि समझते रहिए 5 मिनट तक। वेलोसिटी 2 का क्या था? 2 का वही 3 था ना, तो इसमें वेलोसिटी में जो दिए हैं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के बारे में ये बताए हैं कि यह उस तीव्र दर को संदर्भित करता है जिस पर डेटा प्राप्त होता है और संभवतः उस पर कार्य किया जाता है। वो क्या है? वो वेलोसिटी है। वैरायटी तो विभिन्न प्रकार की जो है, कि वैरायटी तो सिंपल है, जो विभिन्न प्रकार के डेटा होते हैं वो ही वैरायटी है। एक बार फिर देख लीजिए कि वॉल्यूम डेटा की मात्रा को संदर्भित करता है, वेलोसिटी डेटा प्रोसेसिंग की गति को संदर्भित करता है, और वैरायटी डेटा के प्रकारों की संख्या को बताता है।
निम्नलिखित में से कौन सा IoT का एप्लीकेशन नहीं है? तो स्मार्ट विड नहीं है IoT का एप्लीकेशन मतलब IoT का जो प्रयोग है, जहाँ जहाँ प्रयोग किया जाता है, स्मार्ट हेल्थ केयर में किया जाता है, स्मार्ट व्हीकल्स में किया जाता है, स्मार्ट पोल्यूशन कंट्रोल में किया जाता है। कुल मिला के जितने भी स्मार्ट टेक्नोलॉजी होंगे सब में किया जाएगा IoT का प्रयोग। IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स वह तरीका है जो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के नेटवर्क में अन्य उपकरणों के साथ संचार कर सकता है। IoT में डिवाइस एक नेटवर्क में जुड़े होते हैं। स्मार्ट हेल्थ केयर एप्लीकेशन, स्मार्ट वाहन एप्लीकेशन, स्मार्ट प्रदूषण नियंत्रण, जितने भी स्मार्ट टेक्नोलॉजी हैं सब में IoT का प्रयोग किया जाएगा। देख रहे हैं इतना बड़ा क्वेश्चन दिया, एक पेज में ही नहीं आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी बिंदु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सत्य है? बिंदु 1। कौन सा सत्य है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी फील्ड है जिसका उद्देश्य मनुष्य को अधिक बुद्धिमान बनाना है। मनुष्य को अधिक बुद्धिमान बनाना है कि वस्तु को अधिक बुद्धिमान बनाना है? मतलब उस आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी जो है ना, कि टेक्नोलॉजी को अधिक बुद्धिमान बनाना है। मतलब मशीनों को बुद्धिमान बनाना है, ये होना चाहिए। यहाँ पे ये सेंटेंस थोड़ा गलत लिखे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी फील्ड है जिसका उद्देश्य मनुष्य को अधिक बुद्धिमान बनाना है, नहीं, ये मशीनों को अधिक बुद्धिमान बनाना है, ये शब्द होना चाहिए यहाँ पे। तो यही, यदि यहाँ पे मशीन रख दिया जाए मनुष्य के स्थान पे तो इसमें यही 1 वाला ही उत्तर होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा फील्ड है जिसका इंटेलिजेंस मशीनों विकसित करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी फील्ड है जिसका उद्देश्य इंटेलिजेंट मशीनों को विकसित करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी फील्ड है जिसका उद्देश्य इंटेलिजेंट मशीनों को विकसित करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी जिसका उद्देश्य डेटाबेस को मैनेज करना, नहीं, गलत है। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक शाखा है। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक शाखा है, तो सही है। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक शाखा है, ये बिल्कुल सही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी जिसका उद्देश्य डेटाबेस को मैनेज करना है, ये गलत है। तो चौथा तो सही है, मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा है, सही है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी फील्ड है जिसका उद्देश्य इंटेलिजेंट मशीनों को विकसित करना है। इंटेलिजेंट मशीन को विकसित नहीं करना है, बल्कि ऐसा मशीन विकसित करना है, मशीनें जो हैं मशीनों को बुद्धिमान बनाना है, ये सेंटेंस होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी फील्ड है जिसका उद्देश्य इंटेलिजेंट मशीनों को विकसित करना है। इंटेलिजेंट मशीन विकसित नहीं करना है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा फील्ड है जिसका उद्देश्य ऑपरेटिंग को उन्नत बनाना, ये भी गलत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका उद्देश्य मनुष्य को अधिक बुद्धिमान बनाना, मनुष्य को अधिक बुद्धिमान नहीं, मशीन को अधिक बुद्धिमान बनाना है। इसमें यार ये पांचवा वाला ज़्यादा सही लग रहा है। ये पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा गलत, ये पांचवा वाला सही। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक शाखा, ये सही है इसमें।
इसमें देख रहे हैं ए उत्तर दिए हैं जो कि गलत है, ए उत्तर नहीं होगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को एक ऐसे क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया जिसका उद्देश्य ऐसी बुद्धिमान मशीनें विकसित करना है। लेकिन जानते हैं चौथा इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पूछ रहा है, मशीन लर्निंग के बारे में नहीं पूछ रहा है। यही होगा, लेकिन सेंटेंस और गलत लिख दिए हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को एक ऐसे क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका उद्देश्य ऐसे बुद्धिमान मशीनें विकसित करना है। ऐसे बुद्धिमान मशीनें विकसित करना है, हाँ, ऐसे बुद्धिमान मशीनें विकसित करना है जो मनुष्यों के समान काम कर सके और पहुंच सके। ये सही सेंटेंस है। अच्छा, यहाँ पे ए जो लिखे हैं ये गलत है, जबकि ये सही हो जाएगी जिसका उद्देश्य ऐसी बुद्धिमान मशीनों को विकसित करना है जो मनुष्यों के समान काम कर सके। हाँ, ये सही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की शाखाएं हैं कि कंप्यूटर विजन, विशेषज्ञ प्रणाली, रोबोटिक्स, फजी लॉजिक, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस आदि हैं। मतलब ये जो शाखा है वो कृत्रिम एआई की शाखा है। कंप्यूटर विजन, विशेषज्ञ प्रणाली, रोबोटिक्स, फजी लॉजिक, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसलिए बिंदु 5 भी सत्य है, जबकि बिंदु 1, 2, 4 कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सटीक विवरण नहीं है। 1, 2, हाँ, हाँ, तो इसमें जानते हैं फिर 2 उत्तर हो जाएगा। इसमें 2 उत्तर बन जाएगा। तीसरा उत्तर हो जाएगा और फिर 5वां उत्तर हो जाएगा। असिस्टेंट अकाउंटेंट में पूछा था। इतना बड़ा क्वेश्चन जब गलत पूछ देंगे तो फिर कंफ्यूजन तो हो ही जाएगा। चलिए रहने देते हैं, आज नेक्स्ट टाइम देखते हैं।